Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Eklavya model of residential school. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। ये इनिशिएटिव 1997-98 में लाया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बाय सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको पूरी तरह से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए जो फंडिंग आती है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 275(1) एंड टू द स्टेट्स इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। तो स्टेट्स को ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो ग्रांट दिया जाता है अंडर आर्टिकल 275(1), उसी ग्रांट की मदद से स्टेट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स फिर अपने अपने रीजन में एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल को सेटअप करें और फिर उसकी मदद से ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स देमसेल्फ। इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आगे से हम इसको EMRS सिस्टम कहेंगे। उसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है और हर एक स्कूल में 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है। तो जिस तरीके से नवोदय विद्यालयों का सेटअप किया गया है उसी लाइन पे एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स को सेटअप किया गया है, बट एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स स्पेसिफिकली डील करते हैं विथ ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि 2022 के अंत तक, यानी कि जिस साल में अभी हम हैं इस साल के अंत तक, हर एक वो ब्लॉक जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और मिनिमम 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। तो हर एक ब्लॉक लेवल पे जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा। और 2011 सेंसस फिगर्स के हिसाब से देयर आर अबाउट 564 सच सब डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में जहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है या 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। और इन 564 सच सब डिस्ट्रिक्ट्स में से ओनली 102 सब डिस्ट्रिक्ट्स हैव एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि बचे हुए टाइम में 2022-23 के बचे हुए टाइम में हार्डली 2 से 4 महीने बचे हुए हैं। मार्च में जाकर के ये जो ईयर है 2022-23 का ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचे हुए टाइम में 464 नए स्कूल्स खोले जाने होंगे in order to fulfill the commitment that was made in the budget 2018-19। 462 नए स्कूल्स खोले जाएंगे या खोले जाने होंगे अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इस पे फिर भारत सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि ये जो टारगेट हमने रखा था बजट 2018-19 में, इसको पूरा कर पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि जिन जिन जगहों पे पॉपुलेशन क्राइटेरिया मीट हुआ है, यानी कि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है या ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा है, वहाँ पे फिर लैंड अवेलेबल नहीं है, सूटेबल लैंड स्कूल बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। और कुछ एरियाज़ में अगर लैंड अवेलेबल हैं भी तो फिर वहाँ पे लैंड को अक्वायर करके स्कूल बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में, कई सारे ट्राइबल एरियाज़ में हमें नक्सली या फिर लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या नक्सली प्रॉब्लम्स के कारण जिन ट्राइबल एरियाज़ में हाई पॉपुलेशन है वहाँ पे भी लैंड एक्वायर करके स्कूल बना पाना डिफ़िकल्ट साबित हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो टारगेट हमने रखा था अपने आप के लिए, भारत सरकार ने रखा था बजट 2018-19 में, उस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है मेंस आंसर राइटिंग में, वो देखिए। तो एथिक्स पेपर में अक्सर आप देखते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, खासकर चैप्टर 7 में आप देखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज टू सेट अप अ अटेनेबल टारगेट। तो बहुत बार होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि हमारी सरकार
काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट सेट कर देती है खुद के लिए, और जब वो टारगेट को अटेन करने में हम फेल होते हैं तो फिर लोगों का ट्रस्ट इरोड होता है गवर्नमेंट के अंदर से कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नड या पीपल एंड द गवर्नमेंट, और जिससे फिर सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डेमोक्रेसी डेफिसिट या फिर नॉन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इरोजन ऑफ गुड गवर्नेंस सिस्टम या प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एथिक्स पेपर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि इतने से हाई एम्बिशियस टारगेट्स नहीं रखे जाने चाहिए जिसको सरकार अटेन करने में फेल हो जाए। उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का फैसला किया था खुद के लिए 2018-19 में, लेकिन उसको अटेन करने में हम बुरी तरह से फेल हुए। सो व्हाई नॉट टू मेक अ बेटर टारगेट विच इज़ अटेनेबल, अ रियलिस्टिक टारगेट विच इज़ अटेनेबल। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स में। गवर्नेंस पेपर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दैट गवर्नमेंट शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक मोर रियलिस्टिक टारगेट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 8 बिलियन ग्लोबल पॉपुलेशन। तो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 800 करोड़ पे पहुंच चुका है, 8 बिलियन पे पहुंच चुका है। कल के दिन यानी कि 15 नवंबर को 800 करोड़ जो बच्चा है, यानी कि वो बच्चा जो पूरे दुनिया के लिए 800 करोड़ वह बच्चा होगा, उसका जन्म हुआ। तो इस टॉपिक के बेसिस पे फिर ये आर्टिकल आया है, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, स्पेशली फ्रॉम पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव या डेमोग्राफिक डिविडेंड पर्सपेक्टिव। तो एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स। तो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है वो पब्लिश करता है, ताकि और इस रिपोर्ट में फिर दुनिया में पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, क्या ट्रेंड है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 वैसे तो इस साल थोड़ा पहले ही पब्लिश हुआ था, जुलाई महीने में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पे डिस्कस किया गया है इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये जो यूएन का पॉपुलेशन रिपोर्ट है जिसका नाम है यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022, उसमें एक बात देखने को मिली है कि ये बात सही है कि पूरे दुनिया का ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रेट है पॉपुलेशन बढ़ने का वो रेट लगातार घटता जा रहा है एंड नाउ दैट रेट हैज़ कम बिलो 1%। तो ये जो पिछला डिकेड बीता है, 2010 से 2020 वाला डिकेड बीता है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है दैट हैज़ कम डाउन बिलो 1%। तो जनसंख्या ज़रूर बढ़ रही है और धीरे धीरे जनसंख्या जो 1950 के टाइम में लगभग 2.5 बिलियन के आसपास था, वो अब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ करके 2022 में 8 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है वो रेट घट करके 1% से नीचे आ गया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन इस रेट से भी, ये जो कम रेट है हमारे जनसंख्या के बढ़ने का, अगर इस रेट को भी कंटिन्यू रखा गया तो 2050 तक जनसंख्या 9.7 बिलियन होने वाली है, 2080 तक 10.4 बिलियन होने वाली है इस पूरे दुनिया भर में। और उसके बाद 2080 के बाद माना जा रहा है कि जनसंख्या लगभग स्टेबलाइज हो जाएगी और वो 10.4 बिलियन के आसपास ही रहेगी। तो हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट या इतना डिटेल में डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दुनिया का ओवरऑल पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस हो चुका है ऑन 15 नवंबर 2022 यानी कि कल के दिन। और जो 7 से 8 बिलियन तक का जो डिस्टेंस था, पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है 7 बिलियन से 8 बिलियन बनने का जो सफ़र था, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से आया है। 177 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की तरफ से ऐड किया गया। तो यानी कि जो 700 करोड़ से 800 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी है, उसमें से कम 18 करोड़ तो हमने ऐड किया है। सो पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इन कमिंग ईयर्स। पॉपुलेशन को लेकर के हमारे पास एडवांटेज भी है, लेकिन उस एडवांटेज को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस सी द एडवांटेज दैट वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी, ये जो हमारी डेमोग्राफी है या पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग एज की है। मीडियन एज या एवरेज एज इज़ 28.7 ईयर्स,
जो कि बाकी सारे देशों की तुलना में, जैसे चाइना के लिए एवरेज एज है 38 ईयर्स या फिर जापान के लिए 48 ईयर्स, ग्लोबल एवरेज भी हमारे इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है, दैट इज़ 30.3 ईयर्स। तो इस लिहाजे से इंडिया के पास एक एडवांटेज है ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड लार्ज पॉपुलेशन, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ unskilled or underskilled. As per Niti Aayog, only 4% population is properly skilled to fit into the job which they are engaged into. तो ये बहुत कम है। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और इस कारण से हमारे देश में आप देखोगे कि हार्डली 45% लोग ही जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं वो या तो काम कर रहे हैं, नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं। 55% लोग तो काम कर ही नहीं रहे हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट और व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग यंग पॉपुलेशन व्हेन यंग पॉपुलेशन इज़ नॉट वर्किंग? And why young population is not working? Because we are not able to find suitable opportunities for us. तो young population होने का एडवांटेज है, बट इस एडवांटेज का हम कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल, एंड टू ग्रेट एक्सटेंट वी आर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ lack of opportunities, and lack of opportunities are there because of lack of skill and proper infrastructure. तो ये एक समस्या है। आने वाले टाइम में लगभग 6 से 7 महीनों में हम चाइना को ओवरटेक करने वाले हैं और हम दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं। चाइना माना जा रहा है, चाइना का पॉपुलेशन अभी लगभग 1.426 बिलियन है और हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 1.412 बिलियन पहुंच चुका है। तो 2023 तक हम चाइना को ओवरटेक कर जाएंगे। 2050 तक का प्रोजेक्शन अगर देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1.668 बिलियन होगा, यानी कि 170 करोड़ के आसपास, जबकि चाइना का पॉपुलेशन घट करके 130 करोड़ के आसपास होगा। तो चाइना ने काफ़ी सटीक तरीके से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। इंडिया अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। पॉपुलेशन रेट जरूर गिरा है, पॉपुलेशन ग्रो करने का रेट जरूर गिरा है, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे देश के लिए कठिन प्रॉब्लम बना हुआ है। यू सी, पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो बाई द ईयर 1800 हमारे दुनिया की जनसंख्या बढ़ करके हुई थी 1 बिलियन। बाई 1950 यानी कि इन 150 सालों में 1 बिलियन से बढ़ करके हम 2.5 बिलियन हुए थे, और पिछले 70 सालों में हम 2.5 बिलियन से बढ़ करके 8 बिलियन हो चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स कहते हैं कि अनलेस वी ब्रिज द यॉर्निंग चास्म बिटवीन द ग्लोबल हैव्स एंड हैव नॉट्स, वी आर सेटिंग अप आवरसेल्फ अप फॉर 8 बिलियन स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड फिल्ड विथ टेंशंस एंड मिसट्रस्ट, क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है और उस हिसाब से रिसोर्स की क्राइसिस हो रही है, वाटर हो या फिर फॉरेस्ट हो, ट्रीज़ हो, फूड मटेरियल्स हो, रिसोर्स क्राइसिस हो रही है। तो नाउ वी आर सेटिंग अप फॉर कन्फ्लिक्चुअल फ्यूचर अहेड अनलेस वी फाइंड सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब के बीच में, उस इनइक्वालिटी को कम करने का जब तक हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक वी आर लैंडिंग इन ट्रबल, क्योंकि आने वाले टाइम में कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। एज़ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया हैज़ कम डाउन टू 2.0। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.2। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट बताता है कि ऑन एन एवरेज अ वुमेन इज अबाउट टू बियर हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन हर रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो देखिए, फर्टिलिटी रेट का मतलब सरल भाषा में कहें तो ऑन एन एवरेज एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चों को जन्म देने वाली है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट घट करके 2 हो गया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 जो 2015-16 में किया गया था, उस टाइम में 2.2 था। माना जाता है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक अटेन कर लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट level fertility. If this fertility rate is sustained over a long period, the population remains stable. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के हिसाब से हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट है वो बनाया जाता है आफ्टर टेकिंग डेटा फ्रॉम अ लिमिटेड सैम्पल। तो इसलिए इस डेटा पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया, मतलब ट्रस्ट तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से रिलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लिमिटेड सैंपल से डेटा लिया गया है। जबकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट कहता है कि इंडिया का पॉपुलेशन आने वाले टाइम में 1.4 बिलियन से बढ़ करके 1.668 बिलियन तक जाएगा। जबकि अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो चुका है
और इस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन अभी ही स्टेबल हो चुका है, इसके आगे वो नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा काफ़ी लिमिटेड सैंपल से बनाया जाता है। बात की जाए टोटल फर्टिलिटी रेट की, यानी कि ऑन एवरेज एक वुमेन के कितने बच्चे होते थे, तो 1950s में एक वुमेन या एक कपल के कितने बच्चे होते थे, तो 1950s में इट वाज एज हाई एज अप टू 6, जिसको घटा करके हम लगभग 2 तक लेकर के आए हैं। कई सारे स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा फर्टिलिटी को कंट्रोल किया है या ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। उसमें रीजन्स लाइक चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट क्वाइट हाई है। उसमें है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। हमारा स्टेट आसाम, इसकी टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, तो इट इज़ क्वाइट गुड। अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ब्लास्ट आगे नहीं होना चाहिए एज पर दिस data. The next article is about climate change performance index, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो climate change performance index एक annual report है which is published by an international organization German Watch in cooperation with New Climate Institute and Climate Action Network. तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज इन ऑर्डर टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। किन किन देशों ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना अच्छा काम किया, उसके बेसिस पे एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। इसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज के ऊपर स्कोर दिया जाता है। फर्स्ट इज़ कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, एनर्जी यूज पैटर्न किस तरीके का, यानी कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू कितना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2005 से ईयर 2005 से इट इज़ बीइंग एनुअली पब्लिश्ड, जिसका मेन गोल है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ के परफॉर्मेंस को उनके सामने रख दिया जाए सो दैट वर्ल्ड कंट्रीज शुड हैव अ बेटर आइडिया अबाउट देयर परफॉर्मेंस एज फार एज क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट की एक खास बात है, इसमें कैसा है कि द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द ईयर 2022 इज डेनमार्क, बट उसको भी रैंक दिया है इन्होंने नंबर 4, क्योंकि इनके हिसाब से टॉप 3 पोजीशन किसी भी देश को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज नन ऑफ द कंट्री इज डूइंग गुड इनफ टू सिक्योर टॉप 1, 2, 3 रैंक। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से डेनमार्क है, लेकिन उसको भी रैंक दिया उन्होंने 4, और उसका ओवरऑल स्कोर है 79.61। अच्छी बात यह है कि इंडिया हैज़ बीन एबल टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन टॉप 8। इंडिया टॉप 8 में जगह बना चुका है, और टॉप 8 मतलब टॉप 10 में अपना जगह बना चुका है। इंडिया इज़ रैंक्ड एट 8 और इंडिया का स्कोर है 67.35। कल भी मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि कैसे इंडिया बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स ले रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। पिछले साल हमने पंचामृत डिक्लेयर किया था इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। फिर इस साल हमने लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन फॉर लो इमिशन एनर्जी का जो अपना टारगेट सेट किया है, इसके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप की है। तो इंडिया हैज़ बिन टेकिंग वेरी टेंजिबल एक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ कर्बिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इस कारण से इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी रैंक और स्कोर काफ़ी अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल आप अगर यूएस को देखें तो अमेरिका इज़ रैंक्ड एट 52nd, जबकि चाइना इज़ रैंक्ड एट 51st। तो इन दोनों देशों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इंडिया का। इंडिया हैज़ ओवरऑल मूव्ड 2 रैंक्स एंड हैज़ बीन रैंक्ड एट 8 दिस ईयर। पिछले साल इंडिया का रैंक था 10, इस साल है 8। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस है क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने को लेकर के, दैट इज़ वेल ऑन ट्रैक। जो भी हमने INDC कमिट किया था फॉर पेरिस क्लाइमेट डील इन COP21, उसको अचीव कर रहे हैं हम। लेकिन हमने जो भी कमिटमेंट किए थे हम उसको पूरा करें अगर, तो भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे जिसकी मदद से जो ओवरऑल टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, दैट इज़ 1870 का, और द ईयर 2100 का, उसके बीच का अंतर 2 डिग्री सेल्सियस हो। तो चलिए मैं इस बात को एक बार ठीक से और बता देता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेरिस क्लाइमेट डील जो COP21 में साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी टारगेट सेट किया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि ईयर 1870 के आसपास जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, उससे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर 2100, उन दोनों टेम्परेचर का अंतर
2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द वर्ल्ड। और अच्छा हो कि वो जो टेम्परेचर राइज है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द ईयर 1870 एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द ईयर 2100, कोशिश करनी है कि 2 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा कभी हो नहीं, लेकिन अच्छा हो, इट वुड बी ऑलवेज गुड इफ़ वी आर एबल टू कर्ब द राइज इन द टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कहा गया है कि इंडिया ने जो भी स्टेप्स लिए हैं दैट आर गुड इनफ टू कर्ब द राइज ऑफ द टेम्परेचर below 2 degree Celsius, but they are not good enough to curb the rise of the temperature below 1.5 degree Celsius. 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर राइज को कर्ब करना है तो सारे ही देशों को इंक्लूडिंग इंडिया को कुछ और ज़्यादा एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज कर्ब प्लान लाने होंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Mission Basundhara 2.0 and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, मिशन वसुंधरा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था। मिशन मोड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं सरकारों के जिसको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड फैशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये हमारा गोल है और इसको इस तारीख तक, इस डेट तक हम अचीव करेंगे। तो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट था असम सरकार का फॉर लैंड रिफॉर्म्स। इसको असम सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था और टारगेट दिया था कि 10 मई 2022 तक जितने भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग पर हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। 10 मई डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी तारीख को जो मौजूदा सरकार है हिमंता बिस्वा शर्मा साहब द्वारा लेड, ये पहली बार पावर में आई थी 2021 में। तो 10 मई 2022 का डेट इसलिए रखा गया था ताकि मिशन वसुंधरा का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 10 मई को ही इस सरकार के 1 साल पूरे होने वाले थे। तो मैं फिर बता दूं, मिशन वसुंधरा लैंड रिलेटेड जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया और टारगेट ये था कि 10 मई 2022 तक, यानी कि जब तक इस सरकार के 1 साल पूरे होते हैं तब तक जितने भी पेंडिंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। अब करंट न्यूज़ ये है कि हमारी सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है विथ अ टैग लाइन मोर माटी मोर अधिकार, माई लैंड माई राइट्स। इसमें कोर एरियाज होंगे स्ट्रीमलाइन लैंड रिकॉर्ड्स, तो डिजिटली, तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल डेटा उनका डेवलप किया जाए और उनको उस तरीके से सेव किया जाए। नहीं तो पता चलता है कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चूहे खा जाते हैं लैंड रिकॉर्ड्स, फिर कई सारा डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब डिजिटली डेटा सिक्योर किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स का। रिजॉल्व पेंडिंग लैंड डिस्प्यूट्स एंड मार्क लैंड रेवेन्यू सर्विसेज मोर एक्सेसिबल टू सिटीजन्स। तो बीच में जो मिडिल मैन है, दलाल राज जिसको कहते हैं, उन सबको हटा करके लैंड रेवेन्यू सर्विसेज को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना होगा बाय रिमूविंग मिडिल मैन। तो मिशन वसुंधरा 2.0 में टोटल 7 सर्विसेज आर मेंशन्ड that has to be provided to the public in digital mode. For example, settlement of government khas and ceiling surplus land, conferring ownership rights to the occupancy tenants, settlement of transferred annual patta land, settlement of village grazing reserves and professional grazing reserves। ये सब रटना होगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव से। सीधा सीधा आ सकता है मेंस में कि write a brief note on Mission Basundhara 2.0, settlement of land for indigenous special cultivator, settlement of hereditary land of tribal communities and online payment of land revenue। बेनिफिट क्या होगा मिशन वसुंधरा 2.0 का कि जो हमारे यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग हैं उनके अधिकारों को डिजिटल तरीके से सिक्योर किया जा सकेगा ताकि फ्यूचर में उनके लैंड राइट्स को कोई डिस्प्यूट ना कर पाए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी गो फॉर 100% डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड मैप्स। तो कभी भी मान लीजिए कि मिशन वसुंधरा 2.0 पे सवाल आ जाए या लैंड रिफॉर्म्स पे कभी भी सवाल आ जाए तो इस तरीके का वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप आंसर्स में। लैंड सेटलमेंट सिस्टम शुड बी फुल प्रूफ एंड पीपल फ्रेंडली एंड गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई द इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट ऑक्यूपेंट्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन वेयर एज रिहेबिलिटेट द जेन्यून लैंडलेस। तो जिस तरीके से सीपा झार में इविक्शन ड्राइव कराया गया था, इस तरीके के जो इलीगल तरीके से ऑक्यूपेंट्स हैं उनको वहाँ से इविक्ट कराया जाए, लेकिन सिर्फ इविक्शन करा के ना छोड़ा जाए। जो नीडी लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए, जो नीडी लैंडलेस लोग हैं, जेन्युइन लैंडलेस लोग, उनको रिहेबिलिटेट कराया जाए बाय प्रोवाइडिंग देम एडिक्वेट शेल्टर। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं इन सच क्वेश्चंस विच टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स इन असम और मिशन वसुंधरा 2.0।
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज? करेक्ट आंसर इज मिजोरम. परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम के लिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.